अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं MCQs फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं न्यूमेरिकल्स फॉर चैप्टर नंबर 5 और इस लेक्चर में हम ख़त्म करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 विद MCQs। एंड येस, यू नो दैट MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम के 3 मेजर पार्ट्स में से जो सबसे कंफ्यूजिंग हो सकता है वो हैं MCQs। एंड एज यू नो दैट MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सो यू हैव अ लॉट ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑप्शंस इन दोज MCQs. So let me explain that in MCQs you will find 2 different types of statements. One type of statement is having direct answer, मतलब जो आपने टेक्स्ट में पढ़ा होगा वही इंफॉर्मेशन आपको अपने ब्रेन से पिक करनी है और ऑप्शन चूज करनी है। सेकेंड थिंग इज, हो सकता है कि वो स्टेटमेंट आपने डायरेक्ट टेक्स्ट में ना पढ़ी हो लेकिन उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट स्टडी किया हो। सो आपको उस कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट करके अपना आंसर चूज करना है। सो इस केस में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए मेक श्योर दैट बिफोर सॉल्विंग दीज एक्सरसाइज MCQs गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। सो चलिए शुरू करते हैं विद एक्सरसाइज MCQs। स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट MCQ इज, हाउ मेनी टाइम्स लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस। अब ये क्वेश्चन है डेंसिटी का और इसमें पूछा जा रहा है कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। As we know that we have already discussed its answer in the text, but the thing is, हो सकता है कि इसका exact answer आपको याद ना आए क्योंकि इसकी options हैं थोड़ी सी confusing. Let's have a look at the options. Option A is 100 times, option B is 1000 times, option C is 10,000 times, and option D is 100,000 times. As you can see that there are zeros, zeros and zeros, so it must be confusing for you. So एक तो ऑप्शन ये है कि आपको करेक्ट आंसर याद हो, which is 1000 times. लेकिन अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रही हो तो आपको सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी में एक और चीज़ याद करनी है, which was unit. यूनिट तो आपको याद ही होगा, as we know that the gases they are measured in gram per decimeter cube, and for liquids density is measured in gram per centimeter cube, and we know that 1 centimeter cube is equal to 1000 centimeter cube. So आप इस रिलेशन से भी अपना आंसर कंफर्म कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, which is MCQ number 2, and as per the statement, gases are the lightest form of matter and their densities are expressed in terms of, options are, option A milligram per centimeter cube, option B is gram per centimeter cube, option C is gram per decimeter cube, and option D is kilogram per decimeter cube. So option C is the correct answer, which is having gram per decimeter cube. Let's move on to the next MCQ, and statement says that at freezing point which one of the following coexists in dynamic equilibrium. As we know what is dynamic equilibrium, so उसको अपने माइंड में रखेंगे and then we will read our options. Option A is gas and solid, B is liquid and gas, C is liquid and solid, and D is all of these. As you can see that in all the options there are just states of matter and states of matters are just mixed up in the options. So हमें ये देखना है कि freezing point पे कौन कौन सी स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है। वी नो दैट डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे 2 प्रोसेसेस वर्किंग साइड बाय साइड एट इक्वल रेट, और अगर बात करें फ्रीजिंग पॉइंट पे तो जो 2 प्रोसेसेस साइड बाय साइड चल रहे हैं दे आर फ्रीजिंग टेम्परेचर मीन्स द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग. Yes, these are the 2 opposite processes which are going to work at the same rate to give you dynamic equilibrium. So अगर हम बात करें मेल्टिंग की तो उसमें सॉलिड और लिक्विड का रिलेशन है, और अगर बात करें फ्रीजिंग की तो उसमें भी लिक्विड सॉलिड में टर्न हो रहा होता है. सो गैस वाली ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं. सो एज यू कैन सी दैट इन ऑप्शन ए इट्स गैस रिटन. गैस का ना मेल्टिंग से लिंक है ना फ्रीजिंग से लिंक है, सो ऑप्शन ए इज नॉट पॉसिबल. Look at option B. We have liquid and gas. Again, in melting and freezing both, there is no relation of gas. And look at the option C. Liquid and solid.
Yes, in melting and freezing. They both processes involve two states of matter which are liquid and solid. In freezing, liquid is turned into solid. In melting, solid is turned into liquid. So at dynamic equilibrium, we will be having these two states of matter existing at the same time, which is termed as coexist. So option C is the correct answer. Next MCQ is, solid particles possess which one of the following motions? अब ये क्वेश्चन है फ्रॉम द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, और आपने बहुत अच्छे से सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज तो पढ़ी होंगी. वी नो द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस. A is rotational motion, B is vibrational motion, C is translational motion, and D is both translational and vibrational motion. अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको ये सारी की सारी मोशंस का पता होना चाहिए. रोटेशनल मोशन में पार्टिकल्स रोटेट करते हैं अराउंड देयर ओन एक्सिस, लेकिन उसके लिए भी इर्द गिर्द कुछ जगह मौजूद होनी चाहिए. वाइब्रेशनल मोशन में पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं या टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं एट द सेम पॉइंट, और ट्रांसलेशनल मोशन में पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं. अब हमें याद करनी है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड. यस, एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड इज वेरी रेगुलर and very compact as well. They are regularly arranged in a regular manner and there are no spaces between the particles. So if there are no spaces, would you think that they can show the translational motion? Of course not. And for rotational as well, they don't have space. So there is only one type of motion which is possessed by the particles of solid, as they are very tightly packed, and that type of motion is vibrational motion. So our correct answer is B option, which is vibrational motion. अब अगर आपको ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब नहीं पता होगा तो हो सकता है कि आप घबरा के खाली वाइब्रेशनल को टिक करने की बजाय बोथ ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल को टिक करें, लेकिन आपको टेक्स्ट से स्टिक करना है और सारी की सारी मोशंस की डेफिनेशंस भी याद करनी है. मुझे उम्मीद है कि ये डेफिनेशंस आप फिजिक्स में इससे भी बेहतर अंदाज में समझ चुके होंगे. So let's move on to our next MCQ, which is MCQ number 5, and statement says that which one of the following is not amorphous? Now same, this question is again from the solid state of matter, and specifically it is from the types of solids. We know that there are two types of solid, amorphous solids and crystalline solids, and the difference between amorphous and crystalline solid is arrangement of particles. In amorphous solids, the particles, they are not arranged in that regular pattern. And in crystalline solids, they are arranged in regular pattern. So, देखते हैं examples की तरफ. Option A is rubber, option B is plastic, C is glass, and D is glucose. जब हम amorphous solids को डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, उसके एंड पे हमने डिस्कस की थी examples in detail, जहां हमने straight away 3 एग्जाम्पल स्टडी की थी, विच वर रबर, प्लास्टिक एंड ग्लास. ये तीनों बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं टू डिमॉन्स्ट्रेट अमॉर्फस सॉलिड. तो एक जो ऑप्शन इनमें से नहीं है, दैट इज ग्लूकोज. ग्लूकोज प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, और क्रिस्टल्स की हमेशा एक डेफिनेट शेप होती है. सो इफ ग्लूकोज इज existing in the form of crystals, it means that it is not amorphous solid, it is crystalline solid. So from these 4 options, option D, which is glucose, it is the correct answer because glucose is not amorphous solid. Next MCQ is, 1 atmospheric pressure is equal to how many pascals? Now, in this question, they are asking you about the relationship of units of pressure. We know that there are different units of pressure: Newton per meter square, Pascal, ATM, torr. So you need to learn their relation. और अगर आपको ये relation याद होगा, so you can easily identify the correct option. Option A is 101.325, B is 10325, and C is 106075, and D is 10523. Now, the thing is, all these numbers are still confusing.
सो आई सजेस्ट यू कि जो यूनिट वाले क्वेश्चंस हैं और उनकी कन्वर्जन्स हैं उनको यू हैव टू लर्न बाय हार्ट. This is very, very important because I think no concept is going to work over here. You need to learn the value, then you can identify the correct option. And correct option is option A, which is 101,325. We know that 1 atm is equal to 101,325 pascals. And remember, pascals and Newton per meter square are always equal. अब ज़रूरी नहीं कि आपको MCQs इन्हीं दो यूनिट्स के बारे में पूछा जाएगा. मे बी दे आर गोइंग टू चेंज द स्टेटमेंट, दे आर गोइंग टू चेंज पास्कल विद टॉर. तो उसके लिए आपको 760 वाली वैल्यू लर्न करनी है. मे बी दे विल रिप्लेस टॉर विद मिलीमीटर ऑफ मर्करी. सो मेक श्योर आप उस टॉपिक के सारे यूनिट्स को अच्छे से याद करें. MCQ में कोई भी यूनिट किसी भी तरह पूछा जा सकता है. नेक्स्ट MCQ इज इन द इवेपोरेशन प्रोसेस liquid molecules which leave the surface of the liquid have. Option A is very low energy, B is moderate energy, C is very high energy and D is none of the above. अब बात हो रही है एक surface phenomena की. We know that evaporation is a surface phenomena and the particles of the liquid, they will turn into vapor phase from the surface of the liquid. अब उसके लिए हमें पूरे के पूरे इवेपोरेशन के प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. वी नो दैट लिक्विड पार्टिकल्स दे आर हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी, बट फॉर ऑल द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इज नॉट सेम. फ्यू पार्टिकल्स दे आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी अबव द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और वही पार्टिकल्स एस्केप कर सकते हैं. वी नो दैट पार्टिकल्स हैव टू ओवरकम देयर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, और वो तभी कर सकेंगे जब उनकी एनर्जी बहुत हाई होगी. एनर्जी लो होने का मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, और अगर कोई चीज़ जुड़ी है तो क्या वो इवेपोरेट कर सकती है? यकीनन ये पॉसिबल नहीं है. सो ऑप्शन ए इज इम्पॉसिबल, वेरी लो एनर्जी. बी मॉडरेट एनर्जी, तो मॉडरेट एनर्जी का मतलब वो तो एवरेज एनर्जी भी हो सकती है. हो सकता है कि उस लिक्विड के मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स शो कर रहे हो मॉडरेट एनर्जी. सो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगी. एंड इफ यू लुक एट दिस सी ऑप्शन, वेरी हाई एनर्जी, सो येस दिस विल वर्क. Even if the whole liquid would be having high energy, few particles having very high energy, they are going to make their way through the surface and they will be evaporated. मतलब they are going to turn from liquid into vapor phase or gas phase. Next MCQ is, which one of the following gas diffuses fastest? मतलब कि कौन सी गैस है जो सबसे जल्दी डिफ्यूज करेगी? Option A is hydrogen, B is helium, C is fluorine and D is chlorine. इसके लिए हमें जाना है डिफ्यूजन वाले टॉपिक की तरफ. We know that diffusion is the movement of particles from the higher concentration to the lower concentration. Now, this movement would be dependent on mass या फिर size of the particle. अब अगर डिफ्यूजन मास पे डिपेंड करती है तो हमने हमारे चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में डिस्कस किया है masses of different elements, और मुझे उम्मीद है कि आपने उसमें से बहुत से मैसेज याद भी कर रखे होंगे. सो डिफ्यूजन फास्ट होने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का एटॉमिक मास बहुत कम हो. अगर एटॉमिक मास कम होता है तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू डिफ्यूज फास्टर. और अब इन 4 ऑप्शंस में से आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ सबसे लाइट वेट है, किसका मास सबसे कम है. एंड वी नो दैट हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैविंग ओनली 1 AMU as its mass. So हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है, मतलब यही सबसे हल्का होने वाला है. So option A is the correct option, which is hydrogen, because diffusion is dependent on atomic mass. Let's move on to the next MCQ. Which one of the following does not affect the boiling point? Boiling point को क्या चीज़ affect नहीं करेगी? A is intermolecular force, B is external pressure, C is nature of liquid and D is initial temperature of liquid. When we say boiling point, so for different liquids, boiling point is fixed. For example, if we say it is for water, so for water, boiling point is always 100 degrees Celsius. And for alcohol, it is always 78 degrees Celsius. So it means that if you have a warm water having 40 degrees Celsius,
So what do you think? Its boiling point would be 140. You have to add 100 degrees Celsius. It's not like this. उसकी टोटल एनर्जी 100 डिग्री सेल्सियस तक मैच करनी चाहिए. अगर उसका इनिशियल टेम्परेचर ऑलरेडी कुछ है तो इट मीन्स दैट इट इज गोइंग टू टेक लेस टाइम टू रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट. दैट्स इट. देयर इज नो बिग डिफरेंस इन दिस. सो option D is the correct option in which it's written that initial temperature of liquid. मतलब a boiling point which is a specific temperature, it doesn't depend on initial temperature of the liquid. वो जितना भी कम हो, वो जितना भी ज़्यादा हो, कोई चीज़ जितनी भी ठंडी हो, कोई चीज़ जितनी भी गर्म हो, वो boil हमेशा अपने boiling point पे करेगी and that boiling point is not going to be changed. और अगर बात करें हम दूसरी ऑप्शंस की तो ऑफ कोर्स इंटरमोलेकुलर फोर्सेस दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बॉइलिंग पॉइंट. अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत हाई हो जाएगा बिकॉज यू नीड टू ओवरकम दोज फोर्सेस. और अगर बात करें एक्सटर्नल प्रेशर की तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और नेचर ऑफ लिक्विड एज वी डिड दिस डिस्कशन इन डिटेल अबाउट पोलर एंड नॉन पोलर लिक्विड्स, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो ये तीनों फैक्टर्स तो अफेक्ट कर सकते हैं लेकिन इनिशियल टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है. चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ विच इज अबाउट डेंसिटी एंड दिस इज एमसीक्यू नंबर 10. डेंसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज व्हेन इट्स. अब आगे हैं कुछ ऑप्शंस. मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं पूछा गया, सिंपल आपको कंडीशन पूछी गई है कि डेंसिटी ऑफ द गैस इंक्रीज कब करेगी. ऑप्शन ए इज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, बी इज प्रेशर इज इंक्रीज्ड, C is volume is kept constant and D is none of these. अब चलते हैं डेंसिटी की डेफिनेशन की तरफ. डेंसिटी इज mass per unit volume. यानी कि अगर किसी चीज़ का mass constant रखा जाए और वॉल्यूम कम कर दिया जाए तो उसकी डेंसिटी हो जाएगी ज़्यादा, और अगर किसी चीज़ का mass सेम रहे और वॉल्यूम ज़्यादा कर दिया जाए तो उसकी डेंसिटी हो जाएगी कम. अब आपको याद करना है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, जिसको हमने स्टडी किया हमारे बॉयल्स लॉ में. वी नो दैट इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज प्रेशर तो वॉल्यूम हो जाएगा डिक्रीज. सो लुक एट द ऑप्शन नंबर बी. प्रेशर इज इंक्रीज्ड. सो इफ यू आर इंक्रीजिंग प्रेशर मतलब यू आर डिक्रीजिंग वॉल्यूम. प्रेशर इंक्रीज करने से देर आर लेस स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स और उससे क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाएगा. सो व्हेन वॉल्यूम वुड बी डिक्रीज्ड as volume is written in denominator तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी. नेक्स्ट एंड द लास्ट एमसीक्यू इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विथ. अब पिछले एमसीक्यू में हमने डिस्कस किया कि डेंसिटी कैसे इंक्रीज करती है और अब देखते हैं कि वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का कैसे इंक्रीज करता है. सो ऑप्शंस आर इंक्रीज ऑफ प्रेशर, बी ऑप्शन इज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, C is increase of intermolecular forces and D is increase of polarity of molecules. अब बात हो रही है किसी भी चीज़ के वेपर प्रेशर की and we know that what is vapor pressure means the pressure exerted by the vapor on the surface of that liquid. जिस चीज़ के वो वेपर बने हैं उसकी सरफेस के ऊपर उसके वेपर्स कितना प्रेशर डालेंगे, और वेपर प्रेशर तब इंक्रीज करेगा जब नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ वेपर्स तब इंक्रीज करेंगे जब इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा. इवेपोरेशन तेज होगी तो ज़्यादा मिकदार में वेपर्स बनेंगे, ज़्यादा मिकदार में वेपर्स बनेंगे तो वो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे. सो वेपर प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय इवेपोरेशन. मगर लुक एट द ऑप्शन, वी डोंट हैव हेयर द इवेपोरेशन ऑप्शन. सो उसके लिए अब हम लिंक करेंगे इवेपोरेशन को उसके फैक्टर से. एज वी नो दैट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो उससे क्या होता है, मोर हीट एनर्जी इज गिवन टू द पार्टिकल्स. सो पार्टिकल्स आर गेटिंग मोर काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से होगा क्या, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वो ओवरकम करेगा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को और इवेपोरेशन का रेट हो जाएगा ज़्यादा. सो इनडायरेक्टली इंक्रीजिंग टेम्परेचर is going to increase in vapor pressure because more temperature, more kinetic energy, more number of vapors, and more number of vapors, more vapor pressure. So ये तो थे कुछ MCQs related to the exercise. मुझे उम्मीद है कि ये सारे MCQs और अगर
इससे रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट से कोई एमसीक्यू आएगा इस पूरे चैप्टर में तो आपको उसका आंसर ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू नीड टू लर्न सम यूनिट्स बाय हार्ट बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन आंसरिंग योर डायरेक्ट क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं सारे के सारे एमसीक्यूज फ्रॉम द एक्सरसाइज और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल एमसीक्यूज किस तरह से बन के आ सकते हैं और उनके आंसर्स हमें कैसे करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खूब सारा पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।